नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं सिलसिला शुरू करता हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल मेरे हाथ में हैं। 12 अखबार हैं। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज मैं आपको बताता हूं। कुछ अखबारों की सुर्खियों की बातें, कुछ सुर्खियों के पीछे की बातें, कोई ऐसी खबर जो खास एंगल से छपी, कोई ऐसी खबर जिसका खास एंगल छोड़ दिया गया। यह हर रोज आपसे चर्चा करता हूं, इस पर अपनी बात, अपने मन की बात भी करता हूं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज के अखबारों की सुर्खियां चीन है। जो भी अखबार आपके इलाके में आ रहा होगा, जहां भी आप रहते हैं, वहां के अखबार में पहली बार चूंकि भारत सरकार ने अधिकृत तौर पर संसद में माना है एलएसी के हालात के बारे में, इसलिए हर अखबार की हेडलाइन है जो राजनाथ सिंह ने कल संसद में भाषण दिया, लोकसभा में अपनी बात कही, अब राज्यसभा में कहने वाले हैं। लेकिन अखबारों की इन सुर्खियों में क्या खास है जो छिपा हुआ है, और एक अखबार, सिर्फ एक अखबार देश का कैसे उस खास छिपे हुए पहलू को हेडलाइन में उजागर करता है, वो अखबार कौन है और वो खास हिस्सा क्या है जो छिपा है, आगे बताऊंगा। हर अखबार चीन पर है, ये आप देख पा रहे हैं। हर अखबार की पहली हेडलाइन चीन पर है। राजनाथ सिंह ने कैसे जवाब दिया, एलएसी पर चुनौती, माकूल जवाब देने को तैयार, इस चीन की पर संसद में बोले राजनाथ, एलएसी पर हालात चुनौतीपूर्ण। ये सारे अखबार की हेडलाइन यही है। द हिंदू हो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदुस्तान टाइम्स की भी पहली हेडलाइन है, हिंदुस्तान की भी वही है, सेना हर चुनौती के लिए तैयार, राजनाथ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार की हेडलाइन है। एक अखबार की हेडलाइन खास है। राजनाथ सिंह के बयान के 3 लाइन के हिस्से को प्रमुखता से कैसे हेडलाइन बनाया जा सकता है जो सबसे आम है, आगे बताऊंगा, इंतजार करिए। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं, और इसके अलावा कुछ खबरें। कोरोना का जो देश में हाल है, 50 लाख का टारगेट हम पूरा कर चुके हैं। टारगेट मतलब इसको मैं तंज में समझिए, और मरने वालों की तादाद 80,000 से ज़्यादा। इसके अलावा और भी खबरें। केंद्र सरकार का नज़रिया मजदूरों को लेकर, जो रास्ते में मरे उनको लेकर, जिस ढंग से मजदूरों का पलायन हुआ उसको लेकर, और इसके अलावा कुछ बातें। लेकिन मैं शुरू करूंगा जिस ढंग से सुदर्शन टीवी के 2 कार्यक्रम को, नफरत से भरे बिंदास बोल नाम के 2 कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रोका है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है सुदर्शन टीवी को, उस बहाने भारत के न्यूज़ चैनल्स पर जिस तरह से कंटेंट परोसे जा रहे हैं उसको लेकर, एंकर्स की जो उछल कूद तू में है उसको लेकर, और इन सबसे बड़ी बात, कल के वीडियो में मैंने अपनी बात कही है, आपको लगे तो वो वीडियो देखिएगा, उसमें 2 खास मेहमान भी मेरे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विश्लेषण किया है। लेकिन जो बड़ी बात एक कही है, जिसको शुरू करना चाहता हूं आज के अखबार में छपी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुदर्शन टीवी के उस छल कपट और नफरत वाली सोच पर चोट किया है, बल्कि केंद्र सरकार ने जिस ढंग से, केंद्र सरकार के मंत्रालय ने या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जिस ढंग से नफरत भरे यूपीएससी जिहाद नाम के इस कार्यक्रम को, नौकरशाही जिहाद नाम के इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम को जिसमें कहा गया कि यूपीएससी के जरिए जो मुस्लिम आईपीएस आईएएस चुन कर आ रहे हैं वो एक तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, साजिश का हिस्सा हैं, वो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसी मुहिम चलाने वाले कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने परमिशन दी, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परमिशन दी। तब जबकि हाईकोर्ट एक बार पहले रोक लगा चुका था, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परमिशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगाई। लेकिन एक खास बात कही केंद्र सरकार की तरफ से, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस कार्यक्रम के पक्ष में थे, सरकार का पक्ष रखते हुए जब उन्होंने कहा, या जो सुदर्शन टीवी के वकील हैं श्याम दीवान, जब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस शो को परमिशन दे दिया था और उसके बाद केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ये शो प्रसारित हुआ, तब जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत मायने रखता है। जब सुदर्शन टीवी के वकील श्याम दीवान ने 9 सितंबर के केंद्र सरकार के फैसले का हवाला दिया जिसमें टेलीकास्ट की अनुमति दी गई थी, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया, सुनिएगा, सवाल किया कि 11 और 14 दिसंबर को जो एपिसोड टेलीकास्ट हुए उन्हें अनुमति देते वक्त सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था क्या?
कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 4 एपिसोड सुदर्शन टीवी पर टेलीकास्ट हुए, उन्हें परमिशन देते वक्त, अनुमति देते वक्त क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था? इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, दिमाग का इस्तेमाल किया था। और यह बात सीधे मोदी सरकार के लिए है, क्योंकि ऐसे जहरीले शो को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने न सिर्फ टेलीकास्ट करने की अनुमति दी, बल्कि केबल एक्ट के जो कायदे हैं जिसके तहत इसे रोका जा सकता है, उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुदर्शन टीवी के मुखिया, सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सबके करीबी माने जाते हैं। उनकी ताकत, उनका हौसला, उनका गुरूर, उनका घमंड और कायदे कानून केबल एक्ट को ठेंगे पर रखकर इस तरह के शो बनाने का जो उनकी फितरत है, यह सिर्फ इस बूते है जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। सिर्फ ऐसी निकटता के बूते, सिर्फ सरकार में बैठे लोगों या सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों से निकटता के बूते इस शख्स का यह हौसला है कि ऐसे शो बनाता है और सरकार इस शो को टेलीकास्ट करने की अनुमति देती है। और उस अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कहता है। अखबारों में एक खबर छपी है, इस पर बात और करता हूं, और इस बात को गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बहुत अहम है, हालांकि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी आना है। कुछ अखबारों, और उसके बाद मैंने जो कहा वो खास बात बताने वाला हूं। तो आज जो दो अखबार ने प्रमुखता से छापा है पहले पन्ने पर, और भी अखबारों में है, लेकिन हिंदी के 2 अखबार, इसलिए इसको समझिए कि इसमें क्या ऐसी बात थी और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोका, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बातें क्यों कह दी। ये पहले पन्ने पर, अमर उजाला के पहले पन्ने पर तो चीन है, इसका पहलू मैं आगे बताऊंगा। ये दूसरा जो तीसरा पन्ना जो फिर से हेडलाइन का होता है, उसमें है एक समुदाय को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं, राष्ट्र को अस्थिर कर सकती है टीआरपी की होड़। बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद इसी तरह से नवभारत टाइम्स में है, नवभारत टाइम्स का ये पहला पन्ना है। यहाँ तो आप चीन देख रहे हैं, इस पर मैं आगे बात करूँगा, बहुत दिलचस्प बातें। लेकिन यहाँ जो कोर्ट ने कहा, सनसनी फैलाती है कुछ टीवी डिबेट, एंकर बोलने नहीं देते। ये किस तरह के एंकर्स हैं आजकल आपको पता होगा, और बोलने नहीं देते, म्यूट करते, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस बार का नज़रिया बहुत सख्त संदेश देता है, सरकार की नींद खुलेगी नहीं, ये देखना है। तो क्या कहा इसमें बता दूं आपको, पहले नवभारत टाइम्स के हवाले से, और अखबारों में है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हर अखबार में खबर छपी है, कुछ अखबार में नहीं भी छपी है, और कुछ अखबार में बहुत छोटी खबर भी छपी है। ये अखबार ने छापा है नवभारत टाइम्स में, इसमें छापा है, केंद्र ने कहा इंटरनेट पर जो लोग लिखते हैं। हुआ ये कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्खी से जो बातें कही है, जिसमें साफ, पहले तो इस शो को लेकर आपको बताऊं कि सुदर्शन टीवी का ये शो प्रोमो के साथ, सबसे पहले प्रोमो लॉन्च किया था जो मुखिया है सुदर्शन टीवी के, और उसमें उन्होंने कहा था नौकरशाही जिहाद के खिलाफ सुदर्शन टीवी की मुहिम। और उस प्रोमो के बाद शोर मचा, उस प्रोमो के बाद लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद 3 दिन बाद उन्हें प्रोग्राम टेलीकास्ट करना था। 25 अगस्त को प्रोमो रिलीज किया, 28 अगस्त को प्रोग्राम टेलीकास्ट करना था, लेकिन हाईकोर्ट से रोक लगी, प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने फिर बाद में जो अगली तारीख थी, हाईकोर्ट ने रोक हटा ली, और हाईकोर्ट ने चूंकि नोटिस भेजा था केंद्र को, केंद्र सरकार ने क्लियर किया, उसके बाद 4 एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अखबारों में छपा है, और तुषार मेहता जिस ढंग से वकालत और बचाव कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें सवाल जवाब में नवभारत टाइम्स ने छापा है, क्या विचार की अभिव्यक्ति को बचाने के लिए मीडिया का सेल्फ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लोकतंत्र में अगर प्रेस को कंट्रोल किया गया तो ये विनाशकारी होगा। इंटरनेट पर भी तो लाखों लोग लिख रहे हैं। उसके बाद जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, क्या हम एक को रेगुलेट इसलिए ना करें क्योंकि सभी रेगुलेट नहीं करते? जस्टिस जोसेफ ने कहा, जिस तरह से भारत के सभी नागरिक को विचार रखने की आज़ादी है, वही प्रेस को भी है, पत्रकार को अलग से आज़ादी नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसमें कहा कि एक समुदाय को बदनाम करने का ये कपटपूर्ण प्रयास है, और जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग सिविल सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। और इस तरह से बहुत गंभीर बातें जो कही है, उसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट को लगता है कि प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों को बदनाम करना, उनको सिविल सर्विसेज में छल कपट से घुसपैठ का जिम्मेदार साबित करना है। लोकतंत्र का मूल है कि किसी समुदाय
सभी समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहे, ऐसे में किसी एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस कार्यक्रम को लेकर कहा जिस कार्यक्रम को मोदी सरकार के मंत्रालय ने टेलीकास्ट की अनुमति दे दी थी कि अगर आप गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी, और 4 एपिसोड के टेलीकास्ट हो गए, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर गाइडलाइन का उल्लंघन माना है। क्या कहा है? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कोई भी फ्रीडम, इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से छापा है जजमेंट के कुछ हिस्से, वहां से भी मैं उठा रहा हूं, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। केबल टीवी एक्ट का रूल नंबर 6 कहता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जा सकता जो किसी धर्म या समुदाय को टारगेट करता है। तो केबल टीवी एक्ट सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास भी है, सरकार को ही इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, सरकार ही लाइसेंस देती है, और उसके बाद उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मायने ही नहीं था, क्योंकि सुरेश चौहान के जी इनका रिश्ता किससे है ये तस्वीर फिर लगा दे रहा हूँ, इनकी निकटता किन किन से है ये तस्वीर फिर लगा दे रहा हूँ। और इन्होंने अपने प्रोमो, अपने शो के प्रचार का टीजर सीधे प्रधानमंत्री को टैग किया था, इन्होंने सीधे आरएसएस प्रमुख को टैग किया था, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं, ये मानते हैं कि वो सरकार या सरकार में बैठे लोग या बीजेपी या संघ के लोगों के एजेंडा को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए डंके की चोट पर कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लानत मलामत की है, उसमें आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी सुप्रीम कोर्ट ने हवाला खुद दिया है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत नहीं आता, ऐसी चीज़ें सहन नहीं की जा सकती। और एक दिलचस्प हुआ, NBA जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट में पेश हुई, निशा भंबानी ने जब अपना पक्ष रखा तो उल्टे जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा, हमें आपसे पूछना होगा कि क्या आप अपने लेटर हेड से इतर भी एग्जिस्ट करते हैं? और उसके बाद इस तरह से मीडिया में एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और लोगों की इमेज को तार तार किया जा रहा होता है, तो आप कहाँ होते हैं? उसके बाद उन्होंने कंपनी के जो टेलीविज़न मीडिया है उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को वेबसाइट पर डालने की बात की ताकि पब्लिक देख सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस ढंग से एंकर्स किसी को बोलने नहीं देते, जिस ढंग से एंकर्स अपनी बात कहते हैं, नफरत फैलाते हैं, उसका भी जिक्र किया। तो एक तरह से देखिए मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बहुत मायने रखता है। जैसे अमर उजाला ने देखे छापा है, टीवी बहस में एंकर की भूमिका देखने की ज़रूरत। जस्टिस जोसेफ ने कहा, न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस में एंकर की भूमिका देखना जरूरी है। टीवी बहस में जांचना चाहिए कि एंकर ने बोलने के लिए कितने फीसदी समय लिया। वो स्पीकर पर दूसरों की आवाज़ बंद कर देते हैं तब सवाल पूछते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, पत्रकार की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो टेलीविज़न के ऐसे चैनल्स हैं वो सरकार का कवच बनते हैं, सरकार का प्रचार करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं और सरकार उनके बचाव में किसी हद तक जाती है, तो ये होगा ही। जस्टिस जोसेफ ने कहा, हमारे यहाँ अमेरिका की तरफ पत्रकारों के लिए अलग से स्वतंत्रता नहीं है, हमें ऐसे पत्रकारों की आवश्यकता है जो बहस में निरपेक्ष हो। प्रोग्राम कोड नियम 6 कहता है, टीवी पर किसी समुदाय धर्म को निशाना बनाने वाले कार्यक्रम नहीं दिखाए जा सकते। तो ऐसे निशाने वाले कार्यक्रम सुदर्शन टीवी पर तो रोक लगाया, लेकिन उसके बाद जो कहा मैंने आपको बताया, कल के वीडियो में मैं विस्तार से बताया है कि यूपीएससी की परीक्षाओं में पास करके आने वाले आईएएस आईपीएस अगर मुस्लिम हैं तो उन्हें घुसपैठ नहीं कहा जा सकता, और किसी सूरत में ये फ्री स्पीच नहीं है। स्वतंत्र समाज में किसी भी समुदाय या धर्म को निशाना बनाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कहा है कि देश के सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को हम न चलने दें। एक बात, अब बात आती है कि जो बहसें होती है टेलीविज़न पर और जिस ढंग से ललकारा जाता है, जिस ढंग से सामने वाले मेहमानों के साथ बदसलूकी की जाती है, इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें भी कही है। और क्यों कही है, वो सिर्फ सुदर्शन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इस कार्यक्रम को तो उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम कहा ही है, और कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि ये कार्यक्रम जिस ढंग से एंकर की शिकायत है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत है एक समूह विशेष को सिविल सर्विसेज में एंट्री मिल रही है, कितना कपटपूर्ण है, इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। और जो गलत जानकारियां दी है सुदर्शन टीवी ने अपने कार्यक्रम के 4 एपिसोड में, उसको भी उसमें चूकों पर भी बात जस्टिस ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है। द क्विंट में एक विस्तार से स्टोरी है, उसको आप देखिएगा कि कैसे फैक्ट के साथ खिलवाड़ करके वो शो टेलीकास्ट हुए, और सैकड़ों राइट विंगर सरकार के पक्षकार लगातार
वकालत कर रहे हैं और सही ठहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डंके की चोट पर यह शख्स सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आता है, अपने शानदार आलीशान केबिन में एक वीडियो बनवाता है और उस वीडियो को ट्विटर पर जारी करता है, ये लिखते हुए कि हम एक एक शब्द कॉमा और फुल स्टॉप के साथ सही मानते हैं और उस पर कायम। ये तो इसकी हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लतार लगाई कि सरकार तक को लतार लगाई, लेकिन ये शख्स कहता है हम अपने कहे अपने बोले पर एक एक शब्द पर कायम है। तो इसका मतलब जहर यहां है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है, मैं बाकी खबरों पर जाने से पहले डिबेट, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि डिबेट और एंकर्स की भूमिका की भी बात की है, 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाने की भी बात की है, ताकि इसके बारे में कंपनी के हितधारकों की जानकारी और जो टेलीविजन चैनल्स कैसे काम करते हैं, इस पर कुछ बात हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये सबसे होना क्या है, उस समिति में कौन होंगे, वो एक अलग आने वाले समय में देखते हैं। फिलहाल अर्नब गोस्वामी नाम ही काफ़ी है। किस तरह से डिबेट करते हैं आपने कई बार देखा होगा। तू तड़ाक तो अब आम बात है। ए उद्धव सुन, ए ठाकरे सुन, ए भूपेश बघेल सुन, ए आदित्य ठाकरे सुन, ए अनिल देशमुख कौन है तू कौन है, तू कौन है, कहां से आया, कौन है, इस तरह की भाषा के साथ सड़क छाप, बार बार मैं कहता हूं, गली मोहल्ले के सड़क छाप भाषा, सड़क छाप गुंडे की तरह, सामने वाले को इंटरव्यू के लिए नहीं, संवाद के लिए नहीं, सड़क छाप गली के मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हुए एंकर नजर आते हैं। और देश के नामचीन चेहरे, बड़े संपादक। कैसे, छोटा सा 1 मिनट का एक टुकड़ा मैं दिखाता हूं, उसके बाद बाकी खबरों पर आता हूं। बार बार इसको देखना जरूरी है कि अगर आप थोड़े भी समझदार हैं, थोड़े भी संजीदा हैं, तो क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं, इस तरह की भाषा को और इस तरह की पत्रकारिता को। ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर वापस लौटते हैं। क्या कर लोगे संजय राउत? अब कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत। संजय राउत, तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? यहां सुशांत जागीरदार हो तुम मुंबई के। है अनिल देशमुख, कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम, कौन हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे। देश जानता है, डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं, 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? अर्नब गोस्वामी का ये वीडियो बहुत वायरल है कई दिन से, आप शायद देख भी चुके होंगे। मैंने सिर्फ इसलिए वीडियो फिर से दिखाया ताकि सनद रहे कि ऐसे भी एंकर्स हैं, इस भाषा का इस्तेमाल होता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर एंकर्स को लेकर कहता है तो ऐसे एंकर्स को लेकर ही कहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। हालांकि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, सुधार की अवस्था से बहुत आगे जा चुके हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां अब इससे ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। ये स्केल अभी 1 to 10 के स्केल में हो सकता है अभी निचली सतह पर हो, इनको अभी बहुत दूर तक जाना है। इसलिए आप देखते रहिए, हर रोज इनका स्केल चेंज होगा, हर रोज इनका तरीका चेंज होगा, और हर रोज इनको इसी तरह से चीख पुकार के साथ एक नई भूमिका या नए पैमाने खुद करने हैं। तो अपने पैमाने को तोड़ने के लिए जो अभी इस वीडियो में देखा, इससे कई गुना आगे जाएंगे, उछल कूद मारपीट, स्टूडियो में सब कुछ अभी हो सकता है। तो इसलिए अब ऐसे एंकर के बारे में आप अपनी राय, अपना ख्याल बनाइए। अब आते हैं जो चीन की बड़ी खबर है, उसके अलावा कुछ खबरें चीन को लेकर। शुरू में आपको बताया, हर अखबार की चीन को लेकर एक हेडलाइन है। नवभारत टाइम्स क्या कहता है, हाउ इज द जोश, ये फिल्मी डायलॉग है। उसके बाद राजनाथ सिंह बोले हाय, फिल्मी डायलॉग है, आपको याद होगा, किस फिल्म से आया वो भी याद होगा। और उसके बाद कैसे, चूंकि पहली बार सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने पहली बार संसद में ये माना है
कि LAC पर चीनी सैनिकों का जबरदस्त जमावड़ा है और स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। ऑफिशियल स्टेटमेंट पहली बार है। सीमा पर मौजूदा स्थिति पहले से अलग है, हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं, ये राजनाथ सिंह का बयान है। अब क्या कहना चाह रहा हूं और एक अखबार ने कैसे क्या हेडलाइन लगाया है वो बताता हूं। पहले एक एक करके जल्दी जल्दी। ये अमर उजाला है, हालांकि मैं दिखा चुका, और उसके बाद अमर उजाला में भी वही है, बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती, LAC पर बदलाव की कोशिश, और इसी तरह से सारे अखबारों में है। खबर मैं आपको दिखाई चुका, पहले भी शुरू में भी दिखाए। ये सारे अखबार की हेडलाइन है जो चीन को लेकर है। वीर रस की हेडलाइन भी है, और जैसे नवभारत टाइम्स की हेडलाइन वीर रस की हेडलाइन है। ये हेडलाइन है सेना हर चुनौती के लिए तैयार, राजनाथ। और ये हेडलाइन, खबर, उनके भाषण, बयान ये पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं कहाँ आ रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, ठीक है। हाउ इज द जोश, राजनाथ बोले हाय, और अखबारों की इसी तरह की हेडलाइन है। अब एक हेडलाइन आपको दिखाता हूं, द टेलीग्राफ की हेडलाइन। हर बार आपको लगता होगा कि द टेलीग्राफ की हेडलाइन क्यों दिखाता हूं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। यह हेडलाइन क्या कर रही है? राजनाथ इनर एरियाज लीव्स PM डिफेंसलेस। राजनाथ ने जो इनर एरिया के बारे में कहा है, प्रधानमंत्री को डिफेंसलेस बना दिया है, मतलब बचाव करने लायक नहीं है। मतलब इस खबर का यही है। नीचे दो तस्वीर है, राजनाथ और प्रधानमंत्री का। आप लगेगा इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्यों ऐसा लिखा बताता हूं। टेलीग्राफ इस खबर में लिखता है क्योंकि राजनाथ सिंह ने संसद में जो बातें कल कही उसमें एक खास बात कही जो ज्यादातर अखबारों में तो मुझे दिखी भी नहीं। 2-3 अखबार में दिखी तो छोटा सा कहीं बीच में रनिंग बॉडी में 3 लाइन दिखी। उसी लाइन को हाईलाइट करते हुए टेलीग्राफ ये हेडलाइन बनाता है। वो हाईलाइट करने वाली लाइन क्या है और उन लाइनों से क्या संकेत निकलते हैं। टेलीग्राफ ने पहले पैराग्राफ में यही लिखा है कि कैसे वहाँ तनातनी है। राजनाथ सिंह ने पहली बार लोकसभा में ये माना है कि कैसे चीनी सेना की ज़बरदस्त तैनाती है, ट्रूप्स है, जो उनकी मोर्चेबंदी है। लेकिन एक बात जो चीन ने राजनाथ सिंह ने कही, उसी को उसने टेलीग्राफ ने उठाया है कि कहा है कि इनर एरियाज में चीनी घुसपैठ को लद्दाख के इलाके में राजनाथ ने एक्नॉलेज किया है। और राजनाथ का ये कहना, प्रधानमंत्री का वो बयान जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, उसके उलट है, या उस पर प्रधानमंत्री बचाव नहीं कर पाएंगे। ये एक नया फैक्ट है, या फैक्ट को कबूलना है, यही इसके लिखने की मंशा है। और उसमें 4 लाइन टेलीग्राफ ने हिंदी में जो उनका बयान है वो लिखा है, इन्वर्टेड कोमा में। राजनाथ सिंह ने कहा था, समझिएगा, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियों और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। अंदरूनी क्षेत्रों, उसी को टेलीग्राफ ने ऊपर इनर एरियाज लिखा है। अब अंदरूनी क्षेत्रों का क्या मतलब होता है? क्या अंदरूनी क्षेत्र मतलब LAC के इस पार, हमारे अंदरूनी क्षेत्र में, हमारी दावेदारी वाले अंदरूनी क्षेत्र में, कहां? यही टेलीग्राफ सवाल पूछ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा ना घुसा है। अब देखिए, जैसे नवभारत टाइम्स है, नवभारत टाइम्स में यहां पर नीचे ये 3 लाइन पूरी रनिंग जो स्टोरी है उसमें यहां पर लिखा है, रक्षा मंत्री ने बताया चीन के LAC के अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद जमा कर रखे हैं, हमारी भी पूरी तैनाती है, अलग बात। तो अंदरूनी क्षेत्र क्या है? इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए। लगातार 4 महीने से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे फौजी अधिकारी, पूर्व अधिकारी, कुछ पत्रकार हिंदी अंग्रेजी अखबारों के, खासतौर से अंग्रेजी अखबार के, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन ने कब्जा किया है, जो भारतीय दावेदारी का इलाका है। विवादास्पद कह सकते हैं, लेकिन हमारी दावेदारी का इलाका है। वहीं क्या चीन ने उसी को अंदरूनी क्षेत्र राजनाथ सिंह कह रहे हैं? यही सवाल है, और प्रधानमंत्री का बयान है और टेलीग्राफ की खबर है। बाकी राजनाथ सिंह ने क्या कहा, हम जवाब देंगे, ये सब चीज़ आप जानते हैं। अब एक खबर
इसी में नापाक नक्शा करके भास्कर ने हेडलाइन छापी है। और ये तो पाकिस्तान की फितरत है, उससे बाज आने वाला नहीं कि रूस में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन था, वर्चुअल बैठक में, उसमें अजीत डोभाल थे, एनएसए के रूप में हिस्सा ले रहे थे और एक नक्शा पाकिस्तान ने उसमें दिखाया, जो नक्शा जानबूझकर गलत नक्शा था। इस नक्शे में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के कुछ हिस्से को अपना दिखाया है और उसके विरोध स्वरूप भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल बैठक से उठकर चले गए। सारे अखबार में खबर छपी है, पहले पन्ने और अंदर के पन्ने पर। इसमें कोई पाकिस्तान की फितरत है, ऐसी बेईमानियां, ऐसी बेहूदगियां और ऐसी साजिशें, शरारतें वो करता रहा। तो ये खबर सब हर अखबार में है, मोटे तौर पर पहले पन्ने पर हर अखबार में है। नवोदय टाइम्स भी यही लिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार में। चूंकि एनएसए नाराज होकर गए, जागरण भी वही लिख रहा है, पाक की गुस्ताखी पर भारतीय एनएसए ने छोड़ी बैठक। मोटे तौर पर हर अखबार में ये खबर है। अब एक खबर जो कुछ अखबारों में है, अंग्रेजी ने खासतौर से छापा है, द हिंदू एक्सप्रेस हिंदी में भी है बट अंग्रेजी अखबारों में ज़्यादा प्रमुखता से है। एक खबर, कल नित्यानंद राय जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने संसद में कहा मजदूरों के पलायन के सवाल पर कि फेक न्यूज़ की वजह से मजदूरों का पलायन हुआ। उस दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान, ये पैनिक ड्यू टू फेक न्यूज़ कॉज्ड माइग्रेंट्स टू वॉक होम, सरकार ने कहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है और अखबारों की खबर है, द हिंदू और अखबारों में, कई अखबारों में है। सिर्फ इस पर मैं अपनी बात कहता हूँ। नित्यानंद राय ने क्या कहा है, लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इसलिए अपने घरों से निकल गए क्योंकि फेक न्यूज़ के चलते पैनिक में आ गए। लोगों को, खासतौर पर मजदूरों को, अपने लिए बुनियादी चीज़ों की चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि खाने पीने और बाकी चीज़ों की कमी होगी, इसलिए पैदल जा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा सरकार काफ़ी सतर्क थी। अब अगली लाइन सुनिएगा, सरकार ने इस बात का ख्याल रखा कि किसी को भी ज़रूरत की किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 28 मार्च को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड रिलीज करने की इजाज़त दी थी, जिससे सारी चीज़ें मिलती रहे। अब जरा सोचिए, उस समय लाखों मजदूरों का पलायन, 1200, 1100, 1000, 1500 किलोमीटर पैदल। सारी तस्वीरें, वीडियो आपने देखी होगी, कम से कम 20 वीडियो तो मैंने बनाए, बल्कि उन्हीं मजदूरों का पलायन देखकर मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले ट्विटर पर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद यूट्यूब शुरू किया। उन मजदूरों का पलायन, दर्द, उनकी तकलीफ को ये करे फेक न्यूज़ की वजह से गए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था मार्च के हफ्ते में। सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बहुत दुखद है, फेक न्यूज़ की वजह से गए। क्योंकि फेक न्यूज़ क्या, क्योंकि ये फैलाई गई कि लॉकडाउन 3 महीने चलेगा। लॉकडाउन कितने महीने चला, कब से? मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, 5 महीने। अभी भी पूरी तरह से पूरे देश में हर तरह से चीज़ें नहीं खुली है, लेकिन मान लीजिए 4 महीने पूरी तरह से, 3 महीने से ज़्यादा। और फेक न्यूज़ कौन फैलाएगा? और सरकार का ये दावा, जिसमें कि कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम थे कि कहीं कोई कमी नहीं हो, और सरकार ने हर तरह के इंतजाम किए थे। आपने देखे कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोग सड़कों पर मरे, कितने लोग पटरियों पर मर गए, 16 लोग औरंगाबाद के पास। देश के अलग अलग हिस्सों में किस ढंग से मजदूरों का पलायन हुआ, वो दर्दनाक और त्रासद तस्वीर को आप ये कह रहे हैं सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से गए, ये फेक न्यूज़ फैला दिया गया। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के ऐसे प्रयास करती है, और दिक्कत तब होती है जब उस प्रयास को हम सच मान लेते हैं। और वो इसलिए, कल क्या हुआ था, कल भी मैंने इस पर बात की थी। ये दैनिक भास्कर का कल की हेडलाइन है, सिर्फ दैनिक भास्कर ने कल छापा था, किसी अखबार ने नहीं छापा। क्योंकि कल भी ये एक बड़ी बात संसद में कही गई सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार नहीं जानती लॉकडाउन में घर लौटते वक्त कितने मजदूरों की मौत हुई। सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। इस पर कल मैंने विस्तार से बात की। बताइए, इतने मजदूरों की मौत हो गई, घिसट घिसट के मजदूर चप्पल घिसते हुए रेलवे पटरी पर 16 मजदूर मर गए। अलग अलग हिस्सों में मरे, भूखे मरे, प्यासे मरे, साइकिल पर मरे, ट्रेन पर मरे, स्टेशन पर मरे, औरैया में हादसे में मरे, बच्चे मरे, महिलाएं मरी, करीब करीब 900 से 1000। और उसके बाद आपके पास आंकड़े नहीं है। एक बात, क्योंकि आपके लिए मायने नहीं रखते, और दूसरी बात, बेशर्मी से आप करें, फेक न्यूज़ की वजह से गए और आपने पूरे इंतजाम किया, अखबार ने यही छापा है। तो मैं भास्कर की आज फिर तारीफ करूंगा कि कल कम से कम भास्कर ने छापा, और साथ में नीचे बॉक्स भी छापा। जब ये पहली हेडलाइन है उसके नीचे, मगर जनता नहीं भूलती, और कैसे कितने मजदूरों की मौत हुई, 198 मजदूरों की मौत का जिक्र किया है। लेकिन टेलीग्राफ ने इस बारे में थोड़ा अलग खबर छापा है।
टेलीग्राफ के आंकड़े कुछ और कहते हैं, उसको भी जरा 1 मिनट आपको दिखा दूं। टेलीग्राफ ने किसी एनजीओ के हवाले से छापा है, वो ज्यादा मौतों का जिक्र कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। हेडलाइन क्या, पहले पन्ने पर एंकर में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टेलीग्राफ लिख रहा है 972 की मौत हुई रिसर्चर के हवाले से, और इसी में लिख रहा है कि मजदूरों की मौत गवर्नमेंट इसे नहीं देखेगी। और उसके बाद टेलीग्राफ ने खबर छापी है, एक एजेंसी है SWAN स्वान, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अलग अलग वजहों से लगभग 972 मजदूरों की मौत हुई, और सरकार का ये कहना न तो उनके पास आंकड़े हैं और उसके बाद फेक न्यूज। तो एक ये खबर है। उसके बाद जो अखबारों में खबरें आपके पास जो अखबार आता होगा उसमें भी रवि किशन और जया बच्चन ने जो कल नोकझोंक हुई है और जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और कंगना की ललकार जया बच्चन के भाषण से जो आया है वो भी आपने देखा होगा। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में रवि किशन छेद कर रहे हैं, और उसके बाद रवि किशन ने भी कुछ बातें कही, और रवि किशन ने कैसे चिंता व्यक्त की कि पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे ड्रग का कंजम्पशन होता है। जब ये कह रहे थे उन्हें पता होना चाहिए कि सबसे अधिक ड्रग की आमद, सबसे अधिक ड्रग की ट्रैफिकिंग, सबसे अधिक ड्रग की स्मगलिंग उड़ता पंजाब जब कहा गया तो अकाली बीजेपी की ही सरकार थी, अमरिंदर सिंह के पहले, और उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और सेना की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह से आप कहते हैं ड्रग की बात, तो बहुत सारे लोगों, हमाम में सब नंगे, कहते हैं ना पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। तो रवि किशन ये कह तो रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में कहते हैं कि जो खुद कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद है, जो गांजा पीते हैं, जो चरस पीते हैं, जिनकी महफिलों में सिगरेट में भरकर सुलगाया जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और मेरे इस बयान का, मेरी इस बातों का रवि किशन से जोड़ के ना देखा जाए। बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी प्रवृत्ति है, जिनकी फितरत है, जिनकी महफिलें सजती है, जो कहते हैं कि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं फला जगह का, मैं उज्जैन का हूं, मैं शिव का भक्त हूं, मेरे लिए तो ये भांग, धतुरा, गांजा, चरस सब प्रसाद है। ऐसे लोग भी आज ड्रग के खिलाफ मुहिम के क्रूसेडर बन रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में इस आधार पर गिरफ्तारी होने लगे तो हर रोज NDPS एक्ट में हजारों लाखों लोगों की गिरफ्तारियां बनारस से लेकर, उज्जैन से लेकर, मुंबई से लेकर दिल्ली तक में हो सकती है। लेकिन सबको मौका मिला है अपना स्कोर सेट करने का, सब अपना स्कोर सेट कर रहे हैं। ये खबर है, इस पर मेरी राय है। उसके बाद एक हिंदुस्तान में कुछ खबरें अच्छे ढंग से हिंदुस्तान में छप रही है, इसलिए हिंदुस्तान की इस मामले में मैं कहूँगा, बाकी सब चीज़ें जो भी हो। दैनिक हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर एक खबर छपी है, मुश्किल नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1,77,000। तो ये खबर सौरभ शुक्ल की खबर है कि कैसे नौकरियों की मांग हो रही है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं। मांग यूपी दूसरे नंबर पर, बंगाल में सबसे अधिक नौकरियों की मांग है। 31 अगस्त तक के आंकड़े हैं, श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों में खुलासा हुआ है, और इसके नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के जरिए नौकरियां मांगी गई हैं। बंगाल में 23 लाख लोग नौकरी चाहते हैं, यूपी में 14 लाख, 14.5। और उसके बाद मौके कहाँ कितने हैं, जो बहुत कम हैं। तो मतलब यही कि नौकरी चाहिए 1 करोड़ लोगों को, मौके हैं महज 1,77,000। सरकार दावा करेगी ये पोर्टल खुल गया, वो पोर्टल खुल गया, ये योजना लॉन्च हो गई, वो योजना लॉन्च हो गई, सबको नौकरियां मिल रही हैं। तो उन सरकारी दावों की पोल ये खबर खोलती है जो पहले पन्ने पर छपी है। ऐसी खबरों को और डिटेलिंग के साथ, केस स्टडी के साथ फॉलोअप किया जाना चाहिए। क्या इतने लोगों को भी नौकरी मिल गई और उसके बाद नौकरी मिली वो कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि इस पर कई बार स्टोरी आई है, कई बार खबरें आई है कि कहीं मेला लगता है और उसके बाद नौकरी देने, गार्ड की नौकरी 12,000 महीने की नौकरी देने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगता है। ऐसी खबरें यूपी के जिले जिले से पहले आ चुकी है। और कौन सी एजेंसी पैसे मांग रही थी उसका नाम लूँ तो वो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य की एक एजेंसी पर आरोप लगे थे। ऐसी स्टोरी चैनलों पर चल चुकी है। तो ये खबर है। महोबा को लेकर एक खबर, आप यूपी के अगर रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि महोबा के एसपी और डीएम पर संगीन आरोप लगे। अब तक यूपी में गुंडे, मवाली, अपराधी, गैंगस्टर, माफिया, क्रिमिनल
इस तरह के लोगों के तांडव, उनके अपराध, उनके बेलगाम होने की खबरें आ रही थी। अब एक जो खबर आई है कि कैसे, ये खबर 2-3 दिन से चल रही है बहुत तेजी से, कि कैसे महोबा के एसपी वसूली कर रहे थे, कैसे महोबा के एसपी जो वसूली कर रहे थे। हालांकि इसमें आरोप ये भी आ रहा है कि डीएम की भी भूमिका थी। महोबा मामले की जांच को एसआईटी गठित की गई, पूछताछ होगी, और जो एसपी थे उन्हें सस्पेंड किया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि इसमें मामला ये था कि एक मनीलाल पाटीदार जो एसपी महोबा के थे, अब उन्हें सस्पेंड किया गया, पिछले बुधवार को निलंबित किया गया, तो मतलब आज मान लीजिए 7 दिन हो गया। उन पर आरोप था कि एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वसूली का आरोप लगाया गया था। बाद में त्रिपाठी को गोली मार दी गई और त्रिपाठी की मौत के बाद हत्या और साजिश की धाराएं लगी। कहा गया कि एसपी 5 लाख मांग रहे थे। एक और ऑडियो 8 मिनट का वायरल है, कहा जा रहा है डीएम को भी 5 लाख चाहिए। अब ये इंक्वायरी हो रही है, एसआईटी गठित कर दी है डीजीपी ने, आईजी बनारस के आईजी विजय सिंह मीना इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, एसपी और डीएम वसूली में जुटे हों जिस सूबे में, और जिस शख्स ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसने शिकायत की व्यापारी ने कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, उसकी गोली मारकर हत्या भी कर दी गई, तो समझिए यूपी में पुलिस का क्या हाल है। यूपी में वसूली का, गैंगस्टर का और इस तरह के की बेकाबू व्यवस्था का क्या आलम है। ये खबर है, दिल्ली के अखबारों में ये खबरें नहीं छपी, चैनलों पर उस तरह से नहीं दिखी, छपी छिटपुट छपी। मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है कि आप थोड़े देर के लिए रिया और सुशांत और कंगना से मुक्ति पाइए और 3 दिन तक मुहिम चलाइए कि कैसे एसपी डीएम वसूली कर रहा था, और यूपी के कानून व्यवस्था की हालत क्यों है ऐसी कि हर रोज मौतों की, बलात्कार की, अगवा की खबरें आती है। चैनलों पर यह खबरें नहीं दिखती है क्योंकि चैनल को चिंता पहले रिया को जेल भेजने का टारगेट था, अब कंगना के साथ खड़े होकर, कंगना के साथ कदम ताल करते हुए देश को एक अलग स्टेज पर ले जाने की मुहिम में चैनल जुटे हैं। तो ये खबर है, मजदूरों की खबर मैंने आपको बता दी। उसके बाद कोरोना की संख्या, कोरोना का विस्तार, उसको लेकर खबरें हैं अखबारों में। कोरोना के मामले 50 लाख पार हो गए और भारत अब दुनिया भर में सबसे आगे जाने वाला है, जा ही चुका। अमेरिका के बाद अभी दूसरा देश है जहां 50 लाख से ज़्यादा, लेकिन जो रफ्तार है उसके मुताबिक ये रफ्तार बहुत आगे जा सकती है। यूपी में भी एक दिन में रिकॉर्ड 113 लोगों ने दम तोड़ा, मरने वालों की तादाद 81,000 हो चुकी है। अब ये तो कोरोना का हाल है। कोरोना पर भी ये खबर मोटे तौर पर बाकी अखबारों में भी कोरोना की खबर छपी है। नवभारत टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर छापा है, ये नवभारत टाइम्स में भी है। कोरोना मरीज 50 के पार, हर छठे केस में ऑक्सीजन जरूरी, ये नवभारत टाइम्स ने भी छापा है। ये वही खबर है, जया बोली जिस थाली में खाते उसमें छेद, और कंगना तो ललकार ही रही हैं, वो तो अब डिफरेंट लेवल पर जा चुकी हैं। उसके बाद एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी है, रिबेरो को जो चिट्ठी लिखी है। रिबेरो जो सीनियर आईपीएस अफसर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और 9 और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने भी चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने सवाल खड़े किए थे दिल्ली पुलिस ने दंगों में जिस ढंग से जांच की उसकी भूमिका को लेकर, उस पर भी जवाब आया है। इस तरह की खबरें हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ छूट रही थी, वो भी साथ में बता दूँ कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मीडिया की भूमिका पर कुछ सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की खबर है, ये खबर 2-3 दिन से अखबारों में, मुंबई के अखबारों में ख़ास तौर से छप रही है। और वहाँ मुंबई के कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों ने अपील की थी कि जिस ढंग से मुंबई में नहीं, उन्होंने अपील की थी कि जिस ढंग से कुछ चैनल मुंबई पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इंतजार है कि बॉम्बे हाईकोर्ट अब क्या उस मामले में करता है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, कुछ बातें और बच गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।